नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। दोस्तों, हमारी बात चल रही थी क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रवाद, तो नेशनलिज्म। उसके 2 वीडियो हमने देख लिए थे और आज का ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को राष्ट्रीय आत्मनिर्णय से। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद को जो प्रभावित करने वाले कारक किन तत्वों से राष्ट्रवाद का निर्माण होता है उनके बारे में हमने देख लिया था। तो बाकी जो सामाजिक समूह है उनसे अलग जो राष्ट्र है अपने आप में क्या समझता है, खुद को राजा समझता है, यानी खुद का शासन वो स्वयं करना चाहता है और साथ ही अपने भविष्य को तय करने का अधिकार भी चाहता है। देखो, ये जो समूह है सामाजिक समूह उनसे अलग है राष्ट्र। दूसरे शब्दों में वे आत्मनिर्णय का अधिकार मांगते हैं। देखो, ये आत्मनिर्णय का अधिकार, इसका मतलब हो गया सीधा सा क्या है, संप्रभुता। किसी भी राष्ट्र के लिए 4 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, यानी राष्ट्र के 4 तत्व होते हैं, जिसमें एक आता है जनसंख्या, एक आता है क्षेत्रफल, एक आती है उसकी सरकार, और जो चौथा महत्वपूर्ण पार्ट आता है वो आता है संप्रभुता, यानी खुद निर्णय लेने का उसके पास अधिकार। जैसे भारत की बात करें तो भारत जब गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन था, तो भारत के पास क्षेत्रफल भी था, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, लेकिन क्या नहीं थी, संप्रभुता नहीं थी। वो किसके अधीन था? अंग्रेज़ों के अधीन था। इसी प्रकार जैसे साधारण भाषा में बात करें तो बच्चे जैसे ही बड़े हो जाते हैं थोड़े से, वो ये कहते हैं कि अभी हम बड़े हो गए हैं, अभी हमें आत्मनिर्णय यानी खुद के डिसीजन खुद लेने की क्षमता हमारे अंदर आ गई है, हम खुद के लिए स्वयं निर्णय ले सकते हैं। तो आत्मनिर्णय के अपने दावे में राष्ट्र क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि उसके पृथक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता और स्वीकार्यता दी जाए। इसमें जो राष्ट्र बनता है तो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि उसका जो अभी दर्जा पृथक हो गया उसको मान्यता दी जाए। जैसे जापान, जैसे मान लो चीन है, चीन ने जैसे मान लो तिब्बत के ऊपर अधिकार किया, तो बाकी जो राष्ट्र है उनसे मान्यता पहले उसको क्या है लेनी पड़ती है। तो विश्व के जो दूसरे देश उसको मान्यता देते हैं। ठीक इसी प्रकार कोई भी जो नया राष्ट्र है वो अगर अलग होता है तो उसको मान्यता देने वाले भी राष्ट्र होने चाहिए। अक्सर ऐसी मांग उन लोगों की ओर से होती हैं जो एक लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते आए हैं, जिनमें साझी पहचान, देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, साझी पहचान, एक क्या है, संस्कृति। तो साझी पहचान का बोध हो और कुछ मामलों में आत्मनिर्णय के ऐसे दावे एक स्वतंत्र राज्य बनाने की उस इच्छा से भी जुड़े होते हैं। इन दावों का संबंध किसी समूह की संस्कृति की संरक्षा से होता है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में, यानी किसी भूभाग पर। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में जैसे कई राज्य नए बनाने की मांग उठ रही है बार बार, जैसे पूर्वांचल है, हरित प्रदेश, किसान प्रदेश है। इसके अलावा जो यूपी और एमपी का बॉर्डर है उसके ऊपर बुंदेलखंड है, विंध्याचल है। इसके अलावा ये गोरखालैंड का तो मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, गोरखालैंड है, तुलुनाडु है, बोडोलैंड है। तो ये क्या है, ये एक निश्चित भूभाग के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है, उनकी खुद की एक पहचान है और वो क्या है, आत्मनिर्णय का अधिकार चाहते हैं। और वो ये कहते हैं कि हमारी एक अलग से संस्कृति रही है, इसलिए वो क्या है, अलग राष्ट्र का दावा करते हैं, अलग राज्य का दावा करते हैं। तो यहाँ देखो, हमने बास्क की बात की थी, बास्क में आत्मनिर्णय की मांग। तो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग दुनिया के विभिन्न भागों में उठ रही है। तो ये जो बास्क है ये स्पेन का एक छोटा सा प्रदेश है, कौन, पहाड़ी और समृद्ध प्रदेश है, और स्पेन ने इसको किसका दर्जा दे रखा है, स्वायत्त का दर्जा दे रखा है। स्वायत्त का मतलब होता है जिसमें वो स्वयं फैसला ले सकें, तो वो होता है स्वायत्त। जैसे तिब्बत है, तिब्बत भी क्या है, चीन का स्वायत्त क्षेत्र है। इसमें जो संगठन या जो संस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं, स्वतंत्र होती है, स्वयं शासी होती हैं। तो लेकिन अभी इसमें क्या है, इसके जो नेतागण हैं बास्क के, वो इस स्वायत्तता से क्या है, संतुष्ट नहीं है। वो क्या चाहते हैं कि ये स्पेन से अलग होकर क्या है, एक स्वतंत्र देश बन जाए, और इसके लिए वो देखो हिंसक तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इनका क्या मानना है? देखो, अभी हमारी बात चल रही थी संस्कृति के बारे में कि समूह है वो संस्कृति की सुरक्षा के मद्देनजर ये दावा करता है नए राष्ट्र का। तो यहाँ संस्कृति किससे भिन्न है? जो स्पेन की संस्कृति उससे भिन्न है।
उसकी भाषा है वो भी स्पेनिश से अलग है। और स्पेनिश की भाषा अभी हाल जो ये बास्क की भाषा है वो मात्र 1/3 लोगों को आती है। उसका कारण क्या रहा था कि स्पेन के जो राजा थे, जो स्पेनी तानाशाह थे फ्रैंको, उन्होंने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था बोली के ऊपर। तो धीरे धीरे ये चीज़ें क्या है, जो नई पीढ़ी है वो आज इस भाषा को क्या है कम ही समझती है। फिर क्या, बास्क क्षेत्र की पहाड़ी भू संरचना उसे स्पेन से भौगोलिक तौर पर भी अलग करती है। तो आज तक कभी ये समर्पण नहीं हुआ था स्वायत्ता का। जो बास्क प्रदेश है उसकी न्याय व्यवस्था अलग है, प्रशासनिक व्यवस्था अलग है, जो वित्तीय व्यवस्था है वो विशिष्ट व्यवस्था के जरिए उन्होंने क्या है संचालित कर रखी थी। लेकिन जब 19वीं शताब्दी आई तो स्पेनी शासकों ने क्या है इस व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की। जो वहाँ की बास्क की व्यवस्था चल रही थी उसको समाप्त करने की कोशिश की। और फ्रैंको ने, हमने बात करी, उसने क्या है इस स्वायत्ता में और कटौती कर दी और बास्क भाषा उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। और देखो यहाँ इतना प्रतिबंध लगाया कि घर में बोलने पर भी पाबंदी लगा दी। तो वैसे अब ये दमनकारी कदम अब वापस लिए जा चुके हैं, लेकिन बास्क आंदोलनकारियों का स्पेनिश शासन के प्रति संदेह और क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश का भय बरकरार। वही किसी के प्रति एक बार डाउट हो जाता है तो वो परमानेंट बरकरार रहता है, मतलब विश्वास का जो धागा है वो टूट जाता है, वापस जुड़ता है, उसमें गांठ हमेशा ही पड़ती है। यानी ब्रह्मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका, यानी वो जो धागा टूट जाता है एक बार वो दोबारा जुड़ता है तो उसमें क्या गांठ पड़ जाती है। वो गांठ ही क्या है, संदेह है। तो उनके विरोधियों का कहना है कि बास्क अलगाववादी एक ऐसे मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका समाधान हो चुका है। ये कहते हैं, स्पेन के जो नेतागण हैं वो ये कहते हैं कि ये अलगाववादी की इन्होंने संज्ञा दे दी कि ये अलग राष्ट्र इसको क्या है बनाना चाहते हैं, बाकी ऐसी कोई समस्या है नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दूसरी तरह के बहुत से दावे 19वीं सदी के यूरोप में सामने आए। उस समय एक संस्कृति एक राज्य की मान्यता ने क्या है जोर पकड़ा था। यहाँ देखो ध्यान देने वाली बात है, एक संस्कृति और एक राज्य, मतलब एक ही संस्कृति के लोग हैं वो एक राज्य में क्या हो जाएं, सम्मिलित हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो ये कहा गया एक पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं वो इस देश में चले जाएं, एक पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं वो इस देश में रह जाएं। वो एक संस्कृति मान लो आप। परिणाम स्वरूप जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो राज्यों की पुनर्व्यवस्था हुई, क्योंकि एक तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो यूरोप एक तरह से क्या हो गया था, तहस नहस हो गया था। तो एक संस्कृति एक राज्य के विचार को आजमाया गया और जो वर्साय की संधि से बहुत से छोटे छोटे और नव स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ, लेकिन उस समय उठाई जा रही आत्मनिर्णय की सभी मांगों को संतुष्ट करना वास्तव में क्या था, असंभव। तो एक तो आप ये वर्साय की संधि है ये थोड़ा ध्यान रखना, ये 28 जून 1919 को हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये जर्मनी को वर्साय की संधि में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और कहते भी यही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो बीज हैं वो वर्साय की संधि में ही बो दिए गए थे। जो बाद में 1939 से लेकर जो 45 का वर्ल्ड वॉर हुआ वो उसी का ही परिणाम था, ये वर्साय की संधि का ही। तो इसमें क्या, जर्मनी को एक अपने बड़े भूभाग से हाथ धोना पड़ा था। इसके अलावा उसकी सेना का आकार छोटा कर दिया गया था और दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी, इस प्रकार से कई पाबंदियां उसके ऊपर लगाई गई, आर्थिक पाबंदियां भी लगाई गई। तो उस समय ये संभव नहीं था कि जो आत्मनिर्णय की सभी मांगों को संतुष्ट करना उस समय संभव नहीं था। इसके अलावा एक संस्कृति एक राज्य की मांगों को संतुष्ट करने से राज्यों की सीमाओं में भी क्या है, बदलाव हुई। इससे सीमाओं के एक ओर से दूसरी ओर बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ। तो ये तो आपने भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में भी देख रखा होगा कि जो ट्रेनें थी, जो आप किसी भी मूवी में देख लेना, जैसे मिल्खा सिंह वाली मूवी आती है भाग मिल्खा भाग, इनके अलावा जो जैसे गदर वगैरह है, आप बहुत सारी मूवियों में देखना तो उसमें ये दिखाएगा जब ऐसी सिचुएशन आई थी, जब एक संस्कृति एक राज्य जैसी स्थितियाँ अपन भारत के संदर्भ में बात करें तो बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ था, लाखों लोग अपने घरों से बिछड़ गए थे और उस जगह से उन्हें बाहर धकेल दिया गया जहां पीढ़ियों से उनका घर था। अब मान लो कोई लाहौर में रह रहा था बचपन से ही, अब हमें कोई अपने घर से निकाले तो हम उस दर्द को महसूस कर सकते हैं कि उनके साथ वास्तव में उस समय क्या बीती होगी। जब पाकिस्तान में रह रहे थे वो घर छोड़कर यहाँ आए और यहाँ जो रह रहे थे वो यहाँ से छोड़कर, घर को छोड़कर, जो जन्मभूमि को छोड़कर क्या है पाकिस्तान गए थे।
बहुत से लोग सांप्रदायिक हिंसा का भी शिकार हुए थे। तो अलग अलग जो सांस्कृतिक समुदायों को अलग अलग राष्ट्र राज्य मिले, इसे ध्यान में रखकर सीमाओं को बदला गया। तो सीमाओं का अदला बदली हुई, उससे भी क्या बाद में समस्याएं बनी रही, और भारत जैसा देश है वो आज भी समस्या को भुगत रहा है। इस कोशिश के कारण मानव जाति को भारी कीमत चुकानी पड़ी, और इस प्रयास के बावजूद यह सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सका कि नवगठित राज्यों में केवल एक ही नस्ल के लोग रहें। यह ऐसा कदापि संभव नहीं हो पाएगा कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र है उसमें एक ही तरह के लोग रहें। ऐसा बहुत मतलब एक तरह से असंभव है ये चीज़। वास्तव में क्या होता है, देखो राज्यों की सीमाओं के अंदर एक से अधिक नस्ल और संस्कृति के लोग रहते हैं। भाई हम भी गांव में रहते हैं, वहाँ सारे लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख तो मान लो जैसे उनकी कम्युनिटी एक अलग है, लेकिन जहाँ सिख रह रहे हैं वहाँ भी हिंदू है, वहाँ भी मुस्लिम है। यानी हर जगह, हर संस्कृति, हर नस्ल, हर समुदाय के लोग रहते हैं। और ये छोटे छोटे समुदाय राज्य के अंदर अल्पसंख्यक थे और अक्सर नुकसानदायक स्थितियों में रहते थे। अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है जिनकी संख्या क्या हो, कम हो। तो भारत में जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इनको क्या है, सबको अल्पसंख्यकों की संज्ञा दी गई है। इस विकास का सकारात्मक पहलू ये था कि उन बहुत सारे राष्ट्रवादी समूहों को राजनीतिक मान्यता प्रदान की गई जो स्वयं को एक अलग राष्ट्र के रूप में देखते थे और अपने भविष्य को तय करने तथा अपना शासन स्वयं चलाना चाहते थे। लेकिन राज्यों के भीतर अल्पसंख्यक समुदायों की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। तो स्वतंत्र तो वो राष्ट्र तो हो गए जो ये कह रहे थे भाई हमारी संस्कृति एक है, हमें अलग किया जाए। लेकिन अब मान लो अलग तो हो गए, लेकिन उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कुछ अल्पसंख्यक लोग भी रह रहे थे, उनका वहाँ बड़ा नुकसान हुआ और उनकी जो समस्या है वो ज्यों की त्यों बनी रह गई। अब जैसे मान लो भारत और पाकिस्तान का ही विभाजन हुआ है, तो भारत में ये कहेंगे भारत तो विविधताओं से भरा हुआ देश है, अनेकता में एकता है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आज भी क्या है, जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर अत्याचार होते रहते हैं। आप ये न्यूज़पेपरों में यदा कदा खबरें आती रहती हैं। जब एशिया एवं अफ्रीका औपनिवेशिक प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, जो एशिया और अफ्रीका के देश थे, तब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की भी घोषणा की थी कि भाई आज़ादी तो चाहिए ही चाहिए। आज़ादी के साथ साथ क्या है, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, संप्रभु राष्ट्र भी क्या है, होना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलनों का मानना था कि राजनीतिक स्वाधीनता राष्ट्रीय समूह को सम्मान एवं मान्यता प्रदान करेगी और साथ ही वहाँ के लोगों को सामूहिक हितों की रक्षा भी करेगी। जो स्वाधीनता है, जो आज़ादी है, वो एक तो देखो सम्मान देगी जो राष्ट्रीय समूह है उनको, दूसरी चीज़ सामूहिक हितों की रक्षा। सामूहिक हित क्या होते हैं, सामूहिक हित ये जैसे शिक्षा है, ये सामूहिक हित है, सबका हित है इसमें। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, संचार है, अधिकार है, न्याय है, ये सब क्या है, सामूहिक हित है। तो इनकी भी रक्षा करेगा जो राष्ट्र है। अधिकांश राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन राष्ट्र के लिए न्याय, अधिकार और समृद्धि हासिल करने के लक्ष्य से प्रेरित थे। हालांकि यहाँ भी प्रत्येक सांस्कृतिक समूह जिनमें से कुछ पृथक राष्ट्र होने का दावा करते थे के लिए राजनीतिक स्वाधीनता तथा राज्य सत्ता सुनिश्चित करना लगभग असंभव साबित हुआ। भाई कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो वास्तव में या तो क्या आज़ाद नहीं हो पाए, और आज़ाद भी हुए तो किसी पास ही के बड़े देश में क्या हो गए थे, सम्मिलित हो गए थे। तो इस क्षेत्र के अनेक देश हैं वो आबादी के कारण देशांतरण, यानी एक देश से दूसरे देश में गमन, सीमाओं पर युद्ध और हिंसा की चपेट में आते रहे। इस प्रकार हम उन राष्ट्र राज्यों को विरोधाभासी स्थिति में पाते हैं जिन्होंने संघर्षों की बदौलत स्वाधीनता प्राप्त की, लेकिन वे अपने भूक्षेत्र में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का विरोध कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो खुद इसी चीज़ के ऊपर कि भाई हमें आत्मनिर्णय का अधिकार चाहिए, उसी के ऊपर क्या है, लड़ाई लड़के आज़ादी प्राप्त की हो, स्वाधीनता प्राप्त की हो, और अब वो जो अल्पसंख्यक समुदाय है या कोई छोटा राज्य है वो अब इसके लिए आवाज़ उठाए तो उसकी आवाज़ को दबाए, ये चीज़ क्या है, गलत है। और वस्तुतः आज दुनिया की सारी जो राज्य सत्ताएं हैं वो इसी दुविधा में फंसी है कि आत्मनिर्णय के आंदोलनों से कैसे निपटा जाए, और इसने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार पर भी सवाल खड़े कर दिए। तो हमने स्टार्टिंग में जो बात करी थी ना, जैसे भारत में भी ये समस्या है, कई सारे राज्य हैं वो क्या है, अब अलग राज्य बनना चाहते हैं। जैसे
पूर्वांचल था, गोरखालैंड था, तुलु नाडु था, बोडोलैंड था, विंध्याचल था, बुंदेलखंड। तो अब ये सारी चीज़ें क्या है, संभव नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये महसूस करने लगे कि समाधान नए राज्यों के गठन में नहीं है, वरन वर्तमान राज्यों को अधिक लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में। यानी कहने का मतलब वहाँ लोकतंत्र का ज़्यादा विकास किया जाए, लोगों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं, लोगों को ज़्यादा स्वतंत्र किया जाए, सरकारों को स्वतंत्र किया जाए, तो ये चीज़ें समानता लोगों में क्या स्थापित की जाए, तो ये जो समस्या है उससे कुछ हद तक क्या है छुटकारा पाया जा सकता है। समाधान यह है सुनिश्चित करने में है कि अलग अलग सांस्कृतिक और नस्लीय पहचान के लोग देश में समान नागरिक और साथियों की तरह सहअस्तित्वपूर्ण रह सकें। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक थे, लेकिन फिर जो गुजराती बोलते थे वो गुजरात की तरफ वाला इलाका जहाँ गुजराती बोलते थे वो गुजरात हो गया, और जो मराठी बोलते थे वो महाराष्ट्र हो गए। तो अब दो राज्य हो गए, किसके आधार पर? एक तरह से भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर, खान पान के, वेशभूषा के आधार पर क्या ये अलग हो गए। जैसे आंध्र प्रदेश बना ही था स्टार्टिंग में, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश ही था। तो यहाँ लोगों में ये विश्वास पैदा किया जाए कि आप एक ही देश के नागरिक हो, आराम से रहो, सहअस्तित्वपूर्ण, सबका अस्तित्व है यहाँ। जैसे बीच में ये महाराष्ट्र में ये चला था कि मराठी, जो महाराष्ट्र है वो मराठी मानुषों के लिए, तब यहाँ क्या है सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ा जाती है। यह न केवल आत्मनिर्णय के नए दावों के उभार से होने वाली, जो पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए, वरन मजबूत और एकताबद्ध राज्य बनाने के लिए भी क्या है जरूरी है। अगर ऐसे ही भारत में भी आंदोलन चलते रहे, अलग अलग राज्य बनने के लिए मांगे उठने लगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि बहुत सारे छोटे राज्य हो जाएंगे, और फिर समय ऐसा आएगा फिर धीरे धीरे अगर ऐसे होने लगे तो जो बीच में खलिस्तान जैसी मांगे उठी थी वैसी मांगे भी क्या है उठने लग जाएंगी। साथ ही जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके अधिकारों और जो सांस्कृतिक पहचान की कदर नहीं करता, वो राष्ट्र भी क्या है मुश्किल में पड़ जाता है। तो अब बात करते हैं राष्ट्रवाद और बहुलवाद। राष्ट्रवाद और बहुलवाद, देखो बहुलवाद का मतलब है कि मनुष्य की जो सामाजिक प्रकृति है वो एक ही समुदाय से प्रकट नहीं होती है। एक समुदाय आप ये मान लो कि राज्य के माध्यम से ही प्रकट नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से मनुष्य की जो सामाजिक प्रकृति वो प्रकट होती है। तो अब यहाँ अगर ये विचार त्याग दें कि एक संस्कृति एक राज्य, तो अब किसके बारे में विचार किया जाए जिसमें विभिन्न संस्कृतियाँ और समुदाय एक ही देश में फल फूल सकें। जैसे भारत है, अनेकता में एकता, विविधताओं से भरा हुआ देश भारत देश। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न रीति रिवाज, विभिन्न परंपराओं के लोग क्या है एक साथ रहते हैं, और इस लक्ष्य को पाने के लिए अनेक लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान को स्वीकार करने और संरक्षित करने के उपायों को शुरू किए। तो भारत ने तो जब से आज़ाद हुआ और जब संविधान लागू हुआ 1950 26 जनवरी को, तभी से जो हमें अधिकार दिए गए थे तो उसमें 25 से 28 अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। इसके अलावा जैसे बात करें 29 और 30 संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। जैसे मान लो 29 की बात करें तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के संबंधित ये आर्टिकल है। तो भारत ने स्टार्टिंग से ही क्या है ये उपाय करना शुरू कर दिए थे, और भारतीय संविधान में धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विस्तृत प्रावधान है। ये जो हमने बात कर ली आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक। विभिन्न देशों में समूह को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनमें शामिल है अल्पसंख्यक समूह एवं उनके सदस्यों की भाषा निर्धारित करने में, संस्कृति, धर्म के लिए संवैधानिक सुरक्षा के अधिकार, यानी वो भाषा का निर्धारण कर सकते हैं, कोई उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है, अपनी खुद की संस्कृति, रीति रिवाज है, सब कुछ वो अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। कुछ मामलों में इन समूहों को इसके अलावा जैसे विधायी संस्थाओं और अन्य राजकीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार, तो जैसे आरक्षण के माध्यम से है, या फिर अगर चुनावी राजनीति में बात करें तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा भी क्या है अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है।
इन अधिकारों को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है कि ये अधिकार इन समूह के सदस्यों के लिए कानून द्वारा समान व्यवहार एवं सुरक्षा के साथ समूह की सांस्कृतिक पहचान के लिए सुरक्षा का प्रावधान करते हैं। यानी न्यायोचित हैं। ये जो आरक्षण वगैरह दिए गए हैं, जो इनको विधायी संस्थाएं या जो राजकीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व दिया गया, वो न्यायोचित है क्योंकि वो इनकी जो पहचान है उसको सुनिश्चित करता है। इसके अलावा इन समूहों को राष्ट्रीय समुदाय के एक अंग के रूप में भी मान्यता देनी होती है कि भाई आप भी हमारे क्या हो, जैसे शरीर का अंग है, शरीर में जैसे मान लो हाथ नहीं है तो शरीर वैसे काम नहीं करेगा जैसे 2 हाथ वाले का करता है, तो वैसे ही इन्हें क्या है, राष्ट्र के एक अंग के रूप में मान्यता देनी होगी। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय पहचान को समावेशी रीति से, यानी सब को समावेशित करते हुए राष्ट्र राज्यों की जो तमाम सदस्यों की महत्ता और अद्वितीय योगदान को मान्यता दे सके। कहने का मतलब ये कहना चाहते हैं कि इसके माध्यम से राष्ट्र ऐसी नीतियाँ निर्धारित करे या लोगों को ये विश्वास दिलाए कि आप सब लोगों का महत्व है राष्ट्र के अंदर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपका जो योगदान है वो क्या है, अद्वितीय अतुलनीय है। हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि समूह को मान्यता और सुरक्षा प्रदान करने से उनकी आकांक्षाएं संतुष्ट होगी, फिर भी हो सकता है कि कुछ समूह पृथक राज्य की मांग पर अडिग रहें। भाई देखो, कुछ तो है वो संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ जो नालायक प्रवृत्ति के होते हैं वो क्या है, अडिग ही रहेंगे। और ये विरोधाभासी भी प्रतीत हो सकता है कि जहां दुनिया में भूमंडलीकरण का दौर जारी है, वहां राष्ट्रीय आकांक्षाएं अभी भी बहुत सारे समूहों और समुदायों को उद्वेलित कर रही है। दुनिया तो एक हो रही है ग्लोबलाइजेशन से, एक दूरियां ख़त्म हो रही हैं देशों में, और वहीं कुछ ऐसे हैं संकीर्ण मानसिकता के, वो ये कहते हैं कि हमें अलग राज्य बनाओ, अलग राष्ट्र बनाओ। जैसे उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान अलग हुए, तो अब एक जो संयुक्त जितना विकास कर सकता है, भाई 2 भाई एक साथ रहकर जितना विकास कर सकते हैं उतना अकेला थोड़ी कर सकते हैं। तो ऐसी मांगों से जो लोकतांत्रिक ढंग से निपटने के लिए ये जरूरी है कि संबंधित देश है वो अत्यंत उदारता और दक्षता का परिचय दे। इसमें क्या सरकार का रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार ऐसा ना करे जिससे अल्पसंख्यक समुदायों को ये लगे कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार को उदारता और दक्षता इसका परिचय देना चाहिए। कुल मिलाकर राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार को आमतौर पर इस रूप में समझा जाता है कि राष्ट्रीयता के लिए स्वतंत्र राज्य का अधिकार भी सम्मिलित है, लेकिन ये नामुमकिन है कि प्रत्येक राष्ट्रीय समूह को स्वतंत्र राज्य प्रदान किया जाए। भाई ये तो संभव नहीं है, ऐसे तो सभी मांग उठाने लग जाएंगे, और अगर होता भी ऐसा वो भी क्या है, अवांछनीय है, यानी इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। यह ऐसे राज्यों के गठन की ओर ले जा सकता है जो आर्थिक और राजनीतिक क्षमता की दृष्टि से बेहद छोटे हों और अल्पसंख्यक समूहों की समस्याओं इससे क्या है और बढ़े। भाई बिल्कुल छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे देश हो जाएंगे तो आर्थिक रूप से भी पिछड़ेंगे, सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी क्या वो देश पिछड़ जाएंगे। इस अधिकार की अब ये पुनर्व्याख्या की जाती है, इसका मतलब कि राज्य के भीतर किसी राष्ट्रीयता के लिए कुछ लोकतांत्रिक अधिकारों की स्वीकृति, यानी कुछ और राज्यों को क्या अधिकार प्रदान किए जाएं। और साथ ही हम ऐसे समूह, ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो समूह की पहचान को मान्यता देने के महत्व के प्रति काफ़ी सचेत है। आज हम ऐसे बहुत से संघर्षों के साक्षी हैं जो समूह की पहचान की मान्यता के लिए चल रहे हैं और राष्ट्रवाद की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात की ज़रूरत है कि हम राष्ट्रीय पहचान के उनके दावों की सत्यता को स्वीकार करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम राष्ट्रवाद के असहिष्णु और एक जातीय स्वरूप के साथ कोई सहानुभूति बरतें। कहने का मतलब जो मांग उठा रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि वास्तव में कोई मांग जायज़ है या नाजायज़ है। तो यहाँ बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की। इनका राष्ट्रवाद के बारे में एक देखो बड़ा ही महत्वपूर्ण कोटेशन है कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकती। हमारी जो अंतिम आध्यात्मिक मंजिल है वो तो क्या है, मानवता है। मेरी शरण स्थल तो क्या है, मान्यता है। और मैं हीरो की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा। और हाल फिलहाल में जो चल रहा है, सरकारें कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि मानवता तो दब रही है और राष्ट्रवाद क्या हावी होता जा रहा है। इसके साथ ही जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, उनका कहना था कि जो पश्चिमी सभ्यता है उसका विरोध करने में और उसको सिरे से खारिज करने में दोनों में क्या है, फ़र्क है। फ़र्क ऐसा है कि
कि विरोध करो, चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें कुछ अच्छी चीज़ है उसे तो कम से कम क्या है ग्रहण करो। जो लाभ आपको प्रदान कर रही है उसका आपको विरोध नहीं करना चाहिए। इसके बाद ये संकीर्ण राष्ट्रवाद है उसके क्या है कटु आलोचक थे। ये जो अभी बात चलती है कई बार राष्ट्रवाद की किताबों में, जैसे न्यूज़पेपर में भी आती रहती है, तो जो अभी जो संकीर्ण राष्ट्रवाद चल रहा है इसके क्या है रविंद्रनाथ टैगोर जी कटु आलोचक थे और उन्हें यह भय था कि तथाकथित भारतीय परंपरा के पक्ष में पश्चिम की खारिजी का विचार यहीं तक सीमित रहने वाला नहीं है। अपने देश में मौजूद जो ईसाई, यहूदी, पारसी और इस्लाम समेत तमाम विदेशी प्रभावों के खिलाफ आसानी से आक्रामक भी हो सकता है। ये अगर इस संगीन राष्ट्रवाद को यहीं नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये भारत देश के लिए बड़ा ही क्या है खतरनाक साबित होगा। तो दोस्तों ये वीडियो था क्लास 11th का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के ही धर्मनिरपेक्षता चैप्टर के बारे में। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें और चैनल के ऊपर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।